सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आइए दोस्तों, हमारे जो एचटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, केंद्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जिले में है। आप सभी अच्छे रूप से जानते हैं दोस्तों कि रियल के अंदर इसकी जो स्थापना है 1965 में भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना के रूप में की गई थी। 1965 में इसे निदेशालय का दर्जा 1978 में मिला था और उससे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में होता था निदेशालय के रूप में। बाद में 1990 में इसका हेडक्वार्टर करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके संस्थान का जो दर्जा है वो 2014 में मिला है, ज्यादा पुराना नहीं है। इसके दो क्षेत्रीय केंद्र है, रीजनल सेंटर दो हैं, एक है शिमला में, एक है दलंग, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है सर, हमने मान लिया। उद्देश्य क्या इसका, गेहूं के अंदर जो उन्नत पीढ़ी है, यानी कि जो बहुत ही अच्छे रूप से जो उत्पादन दे, ज्यादा उत्पादन दे, उनको नई नई तरीके से मतलब कि उनका शोध करना, उनको यानी कि अच्छी वैरायटी तैयार करना, इसका ये उद्देश्य है। तो आइए हम बात करते हैं गेहूं भारतीय समन्वित गेहूं परियोजना के रूप में स्थापना हुई है। तो इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो करनाल में है। इसकी स्थापना देखते हैं किस रूप में हुई है, तो हम कहेंगे भारतीय गेहूं समन्वित परियोजना के रूप में, भारतीय गेहूं समन्वित परियोजना के रूप में इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, 1978 में इसे हमारे निदेशालय का दर्जा दिया गया और निदेशालय का दर्जा देकर इसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया, इसका हेडक्वार्टर बनाया दिल्ली में। बाद में इस दिल्ली हेडक्वार्टर से इसे 1990 में कहां लेकर आ गए, 1990 में इसे हम लेकर आ गए करनाल में। और बाद में करनाल में लाने के बाद इसे 2014 के अंदर, कब 2014 के अंदर इसे संस्थान का दर्जा दे दिया। 2014 में इसे किसका दर्जा दे दिया, 2014 में इसे संस्थान का दर्जा दिया गया था। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका एक उद्देश्य है कि किस प्रकार हम गेहूं का बढ़िया से बढ़िया उत्पादन कर सकें। ये बात आप सभी को, अच्छी किस्में कैसे तैयार करें, इस बात को आपको अच्छे रूप से ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, भारत हरियाणा के अंदर कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो जो हेडक्वार्टर है हरियाणा में वो एक ही है। और वो कौन सा है, तो हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो एक है हमारे, और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो एक ही है। बाकी हम बात करें हमारे राष्ट्रीय स्तर के कई हैं। राष्ट्रीय स्तर के कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे यहां पर हेडक्वार्टर हैं, आप जानते हैं, पहला राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम बदलकर अब अरुण जेटली वित्तीय अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। यह हमारे हेडक्वार्टर हरियाणा में पड़ता है और अच्छे रूप से आप जानते हो कहां पर है ये, फरीदाबाद। दूसरा आता है हमारे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। और इसके अलावा हम बात करें, तीसरा आता है केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। 4 नंबर पर आता है केंद्रीय पशु अनुवांशिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल में पड़ता है। 5वें नंबर पर जो संस्थान है वह राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो ये आपको मुख्य मैंने 4-5 बताई, ये आपको ध्यान रखना। ये गुरुग्राम में पड़ता है, ये करनाल में, ये दोनों हिसार में है, ये आप जानते फरीदाबाद में है, ये आप जानते गुरुग्राम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है।
अगर हम बात करें हमारे जितनी भी साहित्य की अकादमियां, भले ही वो पंजाबी साहित्य अकादमी हो, भले ही वो दोस्तों हमारे कौन हो, तो हम ये कहेंगे हमारे पंजाबी साहित्य अकादमी, उर्दू साहित्य अकादमी, संस्कृत साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी या हरियाणा साहित्य अकादमी, इन सभी का अध्यक्ष एक ही होता है, वो है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। आइए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना परीक्षा में पूछ ली गई है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? हेडक्वार्टर और पत्रिका, चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं पहले इन चारों के बारे में बता देता हूं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई? पहली बात, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है स्थापना के बारे में। या मैं ऐसे करता हूं, अगले पेज के ऊपर एक डायग्राम के माध्यम से सारा बताता हूं आपको। चलो मैं एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। यहां पर हरियाणा साहित्य अकादमी, एक तरफ हम लिख लेते हैं अकादमियां, अकादमी, ठीक है, एक तरफ हमने लिख दिया अकादमी। अकादमी कौन कौन सी है? तो एक नंबर पर हम बात कर रहे हैं हरियाणा साहित्य अकादमी। कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी। हेडक्वार्टर तो सभी के एक ही जगह है, ये नहीं लिखूंगा हेडक्वार्टर बार बार, हेडक्वार्टर सभी के एक ही जगह है, तो अलग अलग नहीं है कोई। हरियाणा साहित्य अकादमी। फिर इसके बाद आती है इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप सभी जानते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? आप जानते हैं 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, तो 1970। उसके बाद अध्यक्ष भी मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अध्यक्ष सभी का ही कौन है, तो हम कहेंगे सभी के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। इसके बाद जो पूछा जाता है, स्थापना थोड़ा ऊंचा गलत, थोड़ा नीचा लिखते इसमें, स्थापना, अब ठीक है। फिर आता है पत्रिका। फिर अगला पूछा जाता है पत्रिका। तो इसकी पत्रिका नाम क्या है? यानी इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है समय समय पर, उस पत्रिका का नाम क्या है? तो आप जानते हैं इसकी पत्रिका का नाम है हरिगंधा। इसकी पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा। अब इसी प्रकार से हमारी जो अन्य साहित्य अकादमियां हैं, जैसे हम बात करें हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो हम कहेंगे इसकी स्थापना 2002 के अंदर हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना? 2002 में हुई है। और इसकी पत्रिका का नाम क्या है? तो हम कहेंगे इसकी पत्रिका का नाम है हरिप्रभा। इसकी पत्रिका का नाम क्या है? तो हम कहेंगे हरिप्रभा है। अगला आता है 3 नंबर पर। 3 नंबर पर जो अकादमी आती है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। कौन सी आती है? उर्दू साहित्य अकादमी। कौन सी है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई है? तो हम कहेंगे हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो हम कहेंगे 1985 में हुई है। अब बात आती है इसकी जो पत्रिका, उसका नाम क्या है? इसकी जो पत्रिका है उसका नाम है जमुना तट। उसकी कौन सी है? जमुना तट है। तो ये लीजिए जमुना तट आ गया। अगली हम और देखते हैं, अगली कौन सी अकादमी है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। कौन सी है दोस्तों? अगली जो अकादमी है वो है हरियाणा हमारी पंजाबी साहित्य अकादमी है। अच्छे रूप से आप जानते हैं उसकी शब्द बूंद है, उसकी शब्द बूंद है, शब्द बूंद। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंजाबी साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना का उल्लेख ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दे रखा, इसलिए ऑफिशियल, वैसे तो मिल जाएगा, ऑफिशियल नहीं दे रखा, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा इसमें। और शब्द बूंद है, तो ये लीजिए। बस आपको इतने से शब्द याद करके जाने और कुछ नहीं है। बाकी अगर हम बात करें चारों का जो हेडक्वार्टर है, चारों की एक बात कॉमन बता देता हूं, चारों का मुख्यालय आपके कहां पर है? पंचकुला में है। चारों का ही मुख्यालय कहां पर है? चारों का ही मुख्यालय पंचकुला में है। तो बार बार ये याद करने की आवश्यकता थोड़ी है। और चारों का ही अध्यक्ष कौन है? चारों का अध्यक्ष ही सीएम है। चारों का ही अध्यक्ष कौन है? चारों का ही अध्यक्ष सीएम है। ये लीजिए। तो ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये तो हमने आंसर देख ही लिया है, मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पशुधन कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा पशुधन कल्याण बोर्ड से पहले हमें भारतीय पशुधन कल्याण बोर्ड के बारे में बात करनी होगी। भारतीय पशुधन कल्याण बोर्ड के बारे में रियल में अगर देखा जाए दोस्तों, हमारे भारतीय पशुधन कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो भारतीय पशुधन कल्याण बोर्ड, कई बार आपने सुना होगा कि एक हाथी है जो 10 साल से जंजीरों में बंधा है, एक कुत्ता है जिसे लगातार बांध के रख रखा है। तो इस प्रकार जो पशुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, पशुओं को दोस्तों दुखी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं शारीरिक यातना देते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उनके साथ क्रूरता करते हैं, तो हमारे भारत सरकार के द्वारा पशु क्रूरता निवारण कानून 1960 में लाया गया था। तो ध्यान रखना, पशु क्रूरता निवारण नियम, पशु क्रूरता
निवारण नियम बनाया गया था, निवारण कानून बनाया गया था, ये बोल सकते हो। ये निवारण जो कानून है वो कब बनाया गया था, तो हम कहेंगे निवारण कानून बनाया गया था 1960 में। ये कानून कब बनाया गया है, तो ये कानून बनाया गया था 1960 में। और इस कानून के तहत पशु क्रूरता निवारण कानून 1960 के तहत इसकी जो स्थापना है वो 1962 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में की गई थी। लेकिन बाद में, पहली बात दोस्तों, जब स्थापना की गई थी उस समय, स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहां था, स्थापना, ध्यान रखना है कि स्थापना के समय इसका जो हेडक्वार्टर था, स्थापना का मुख्यालय, स्थापना के समय दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां था, तो हम कहेंगे स्थापना के समय जो इसका हेडक्वार्टर था वो चेन्नई में था। कहां पर था, चेन्नई में होता था। कहां पर, चेन्नई में। बाद में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित किया गया और इसका स्थानांतरण करके हेडक्वार्टर का और हरियाणा में लेकर आ गए। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है भारतीय पशुधन कल्याण बोर्ड का, वो हमारे कहां पर पड़ता है, तो हम कहेंगे दोस्तों बल्लभगढ़ के अंदर पड़ता है। 2018 के अंदर इसका स्थानांतरण किया था। और बल्लभगढ़ तो आप जानते हो ना कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है बल्लभगढ़ पड़ता है फरीदाबाद में। और यहां पर 2018 के अंदर 6 मई तारीख थी जब इसका स्थानांतरण करके हम यहां पर ले आए। और इसका एक ही काम है, पशुओं को दोस्तों जो पीड़ा दी जाती है, क्रूरता की जाती है, उससे पशुओं की सहायता करना। तो हरियाणा पशुधन कल्याण बोर्ड के बारे में हम बात करें, पहले हमने भारतीय पशुधन कल्याण बोर्ड के बारे में बात की। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां है, हरियाणा के फरीदाबाद में है। अब हम बात करते हैं हरियाणा पशुधन कल्याण बोर्ड। हरियाणा पशुधन कल्याण बोर्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो मैं कहूंगा इसकी स्थापना दोस्तों 28 मई 2018 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई, 28 मई 2018 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ के अंदर है। अब वो बातें सेम है, काम क्या रहेगा, पशुओं को क्रूरता से बचाना, पशुओं को कल्याण करना, ये इसका है। एक हमारे बोर्ड और है जिसका नाम है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। एक बोर्ड और है, उस बोर्ड के बारे में हम बात करते हैं, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। आइए हम इस विकास बोर्ड पर चर्चा करते हैं, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बारे में। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बारे में, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है इसकी स्थापना 12-13 जनवरी को हुई थी वर्ष 2000 के अंदर, पंचकुला के अंदर। इसका ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बात स्थापना कब हुई है, 2000 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है। ये आपको अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो हमने यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ली है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पशुधन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। 20वीं पशुगणना कौन सी है, 20वीं पशुगणना है। पहली पशुगणना दोस्तों आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है, 1919 के अंदर हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पशुगणना की जाती है। और 2019 के अंदर जो गणना की गई वो हमारे भारत की दोस्तों 20वीं पशुगणना थी। तो पहली पशुगणना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है, पहली पशुगणना 1919 के अंदर हुई है। पहली पशुगणना कब हुई थी, 1919 के अंदर हुई थी। ठीक है, अब 20वीं जो पशुगणना है ये कब हुई है, तो हम कहेंगे 20वीं पशुगणना हमारे 2019 के अंदर हुई है। प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है, प्रति 5 वर्ष बाद आयोजन होता है। प्रति 5 वर्ष बाद इसका आयोजन करवाया जाता है। यानी ये गणना कितने वर्ष बाद होती है, प्रति 5 वर्ष बाद आयोजन होता है। 20वीं जो पशुगणना हुई है, इस पशुगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम बात करें, पहली बार इसमें बिल्लियों को भी शामिल किया गया था, पहले बिल्ली को शामिल नहीं किया जाता था। और हरियाणा के अंदर ये गणना करवाई किसने है, हरियाणा के अंदर ये गणना यानी इसका आयोजन करवाया किसने, यानी ये किसके द्वारा की गई, तो हमारा जो दोस्तों एक विभाग है डेयरी एवं पशुधन विभाग। हरियाणा के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है डेयरी एवं पशुधन विभाग। डेयरी एवं पशुधन विभाग, इस विभाग के द्वारा, डेयरी एवं पशुधन विभाग के द्वारा इसका क्या किया गया था, हरियाणा में इसका आयोजन करवाया गया था। हरियाणा में इस गणना को करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी, हरियाणा डेयरी एवं पशुधन विभाग के द्वारा करवाई गई थी। अगर हम बात करें दोस्तों हमारे हरियाणा में टोटल पशु कितने हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा पशु हैं, 71,26,497। इस पशु गणना के अनुसार हम अगर देखें तो कुल पशु कितने हैं, तो कुल पशु बहुत हैं हमारे यहां पर, कुल पशु खूब है हमारे, 71 लाख से ऊपर है दोस्तों। तो हम कितने कह रहे हैं, 71,26,497। तो आइए हम बात करते हैं, 71,26,497 हमारे टोटल दोस्तों इतने पशु हैं। और इन पशुओं के अंदर सर्वाधिक जो पशुधन वाला जिला है वो है हिसार। इसमें हम बात करें, ये तो टोटल पशु है, इस टोटल पशुओं के अंदर सर्वाधिक पशु कहां है और न्यूनतम पशु कहां है, ये दोनों हमें देखने हैं। हमारे हरियाणा में
सर्वाधिक पशु हैं दोस्तों हिसार के अंदर। हिसार में अकेले के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों 6.5 लाख के आसपास पशु हैं। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा में न्यूनतम पशु कौन से जिले में है, तो न्यूनतम पशु वाला जिला दोस्तों हमारा कौन सा है, तो हम कहेंगे हमारे जो पंचकुला जिला है वो हरियाणा में न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। और पंचकुला के अंदर लगभग दोस्तों ये मान सकते हो कि हमारे लगभग 1,00,000 पशु हैं, यहां पर लगभग 6.5 लाख हैं। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। ये हमने नॉर्मल तौर पर देखा है। अब आपके मन में आ रहा है सर चलो हमने ये बात मान ली, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था। कुल पशुधन सारी चीजें हमने यहां पर देखी है, लेकिन हमारा जो पशुधन है, इस पशुधन से हमें दोस्तों अगर हम बात करें दूध, दही, घी, छाछ, पशुधन से हमें दूध, दही, घी, छाछ, ये सभी चीजें प्राप्त होती है। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों बेची जा सकती है, व्यापार किया जा सकता है। व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं हमारे दोस्तों जीडीपी के अंदर सहायता करेंगे, स्पष्ट सी बात है। तो राज्य की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है, तो राज्य की जीडीपी में दोस्तों पशुधन का योगदान कितना है, 5% है। राज्य में दोस्तों जीडीपी के अंदर ध्यान रखना 5% पशुधन का योगदान है। किसमें, जीडीपी के अंदर। हरियाणा के जो दोस्तों आपको अच्छे रूप से ध्यान रखना है, सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखने हैं। तो ये हमने अच्छे रूप से इसके बारे में बात की है। अब आप कहोगे सर सबसे ज्यादा भैंस कहां है, सबसे कम भैंस कहां है, इनके बारे में बताओ थोड़ा सा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हरियाणा में पहले हम भैंस वाले बात कर लेते हैं। हरियाणा में दोस्तों भैंस की बात करें तो सर्वाधिक भैंस हमारे सर्वाधिक भैंस कहां पर है, तो सर्वाधिक भैंस वाला जिला दोस्तों अगर आपसे नस्ल के बारे में पूछ ले, मुर्रा नस्ल की भैंस, तब तो जींद हो जाएगा। लेकिन वो सीधा भैंस अगर शब्द दे रहा है तो सबसे ज्यादा भैंसे दोस्तों हमारे हरियाणा के हिसार जिले में है। और सबसे कम कहां है, तो पंचकुला में। पंचकुला कम ही आएगा। सबसे ज्यादा भैंस कहां है हमारे, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा भैंसे हिसार में और सबसे कम भैंसे कहां है, पंचकुला में। अब हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा में गाय के बारे में। हरियाणा में सर्वाधिक गाय कहां है, अगर मैं सर्वाधिक गाय के बारे में बात करूं तो सिरसा है और सबसे कम पंचकुला है। सर्वाधिक गाय के बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हरियाणा में सर्वाधिक गाय और न्यूनतम गाय, सर्वाधिक गाय और न्यूनतम गाय, तो सर्वाधिक गाय जहां पर गौशाला ज्यादा है वहीं पर होगी। सबसे ज्यादा गौशालाएं सिरसा के अंदर है, तो सर्वाधिक गाय भी यही है। और न्यूनतम गाय की हम बात करें, हरियाणा में सबसे कम गाय कहां है, तो हम कहेंगे हरियाणा में सबसे कम गाय है दोस्तों पंचकुला के अंदर। कहां पर है सबसे कम गाय, पंचकुला के अंदर है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। अब आप कहोगे चलो सर ठीक है, सर्वाधिक भेड़ कहां है ये बता दो, तो हम कहेंगे कि हरियाणा में सर्वाधिक भेड़ है भिवानी में। सर्वाधिक जो भेड़ पशु है वो कहां पर है, भिवानी में है। अब आपसे पूछा जाए न्यूनतम भेड़ कहां है, सबसे कम भेड़ कहां है, हम गधे भेड़ सब के बारे में बात करेंगे। सबसे कम जो भेड़ है दोस्तों वो हमारे अपने गुरुग्राम जिले के अंदर। कहां पर है, गुरुग्राम जिले के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम कहां पर है, गुरुग्राम में। अब बात आती है यहां पर हमारे, ये हमने गाय, भैंस, भेड़, अब हम घोड़े पर बात करेंगे। सर्वाधिक घोड़े हैं गुरुग्राम में। कहां पर, सर्वाधिक घोड़े गुरुग्राम में, सर्वाधिक घोड़े हैं गुरुग्राम में। और न्यूनतम घोड़े कहां हैं, पंचकुला में हैं। बड़े पशु ऊंचाई पर नहीं रहते, इतने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम ही रहते हैं बड़े पशु। न्यूनतम घोड़े कहां हैं, तो न्यूनतम घोड़े हैं पंचकुला में, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बकरियां कहां हैं, सर्वाधिक बकरियां, तो मैं ये कहूंगा सर्वाधिक जो बकरियां हैं वो हमारे कौन से जिले में, तो हमारे सर्वाधिक बकरियां पानीपत में। सर्वाधिक बकरियां कहां है, सॉरी सर्वाधिक बकरियां सिरसा में, सॉरी सिरसा में। सबसे कम बकरियां हैं पानीपत में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बकरियां, सर्वाधिक बकरियां ये कहां पर है, सिरसा में है। और न्यूनतम बकरियां ये कहां पर है, तो हम कहेंगे पानीपत में है। सबसे ज्यादा बिल्ली पूछ ले, सबसे ज्यादा क्या पूछे, बिल्ली पूछी जाए, तो सबसे ज्यादा बिल्ली है नूंह जिले में। तो ये आपको मुख्य वैसे ज्यादातर अगर पूछेगा तो वो ऊपर वाले बकरियों से भी नहीं पूछते। पहली बात तो सर्वाधिक पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा नहीं। और ज्यादातर आपको 1, 2 और 3 इन 3 में ही रखता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? हाथ में नहीं पहना जाता। अगर हम बात करते हैं दोस्तों हाथ के अंदर, तो आरसी, आरसी तो हाथ में ही होती है भाई। एक वो है ना, हाथ अंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे फारसी क्या ऐसे बोला जाता है, एक कथन भी है। पुणच, अणत, नामा, ये अगर हम बात करें, आरसी विशेष प्रकार की अंगूठी होती है जो महिलाएं अक्सर दोस्तों अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, अंगूठे में, हाथ के दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनती है, हाथ के या दो उंगलियों की एक होती है वो मान लीजिए। पुणच, पुणच का मतलब होता है कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण। अणत आप जानते हैं पतला से यहां होता है। नामा सोने का आभूषण होता है। और दोस्तों अक्सर देखा जाए इसके अंदर गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है कौन सा? नामा। तो ये गले का आभूषण है, गले का। आपसे गले का पूछ ले तो गले के अंदर आप ये बताओगे गले के आभूषण, जैसे मादलिया है, और बता देता हूं, नामा है, मादलिया है, जैसे हार है, हार है, मटरमाला है, मटरमाला है, खुंगाली है, कौन से? खुंगाली है। बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे आभूषण होते हैं। और आभूषण में दोस्तों मेरा मानना है शायद मुझसे भी ज्यादा जो अभी स्टूडेंट देख रहे हैं इनको ज्यादा पता होगा। आभूषण में तो और ज्यादा आपको जानकारी होगी, लड़कियों को तो बहुत ज्यादा जानकारी होगी, लड़कों को इतनी नहीं होती है, मानते हैं अपनी। तो ये आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको मतलब जानकारी थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा नहीं जानकारी होती। जैसे कि कंदोरा है, कणकत्ती, कंदोरा, ये आपके कमर पे पहने जाने वाले हैं। बिछिया है, पाजेब है, घुंघरू है, नेवरिया है, ये सारे पैरों में पहने जाने वाले हैं। टड्डा पैर में भी पहना जाता है, हाथ में भी पहना जाता है। और जैसे कि रखड़ी, एक तो होती है रखड़ी, एक होती है राखड़ी। राखड़ी तो हाथ में पहनते हैं, रखड़ी माथे में बांधी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पीपल पत्ता, ऐसे जो आभूषण, बहुत सारे आभूषण है, कोई एक आभूषण नहीं है। और आभूषण हमें याद नहीं होते, महिलाओं को तो वैसे ही याद है, लड़कियों को तो वैसे ही याद होंगे इनके बारे में। आजकल वाले को पता नहीं, पहले वाले को तो सभी को पता है ठीक है, क्योंकि पहले जितने आभूषण भी तो नहीं पहन रहे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए आगे देखते हैं। फल्गु उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? फल्गु उत्सव का आयोजन देखिएगा, फल्गु उत्सव में बड़ा सिंपल सा है। फल्गु मेले का आयोजन फरल गांव में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस उत्सव का उल्लेख वामन पुराण में, महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहते हैं पांडवों ने महाभारत युद्ध के पश्चात अपने पूर्वजों का, अपने सगे संबंधियों का आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए फल्गु तीर्थ में दोस्तों पिंडदान किया था। कहते हैं सोमवती अमावस को यहां पर हर बार मेला भरता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोमवती अमावस्या की बात आ रही है, तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आयोजन कब किया जाता है। तो स्पष्ट सी बात है दोस्तों, सोमवती अमावस्या को होगा। तो इसका आयोजन कब किया जाता है? सोमवती अमावस्या को होता है। फल्गु मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो फल्गु उत्सव का आयोजन है वो दोस्तों फरल गांव में किया जाता है। कहां पर? फरल गांव में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर किया जाता है? फरल गांव के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और महाभारत के वन पुराण के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। कहां पर? महाभारत के वन पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पुराण के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। कहते हैं कि पांडवों ने युद्ध के पश्चात, पांडवों ने कहते हैं युद्ध के पश्चात यहां पर अपने जो पूर्वज थे उनके आत्मा की शांति, मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां पर पिंडदान किया था, यह कहा जाता है। तो छोटा सा है, यह हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? आप जानते हैं दोस्तों, सबसे देवी तमा, ऐसी कौन सी नदी है जो देवी की तरह है? तो हम कहेंगे वो नदी है सरस्वती। देवी तमा या नदी तमा संबोधित किया गया है। तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे ऋग्वेद काल के अंदर अगर देखा जाए, हमारे सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को माना गया। इसके लिए नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, 3 नामों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? देवी तमा शब्द मिल रहा है, देवी तमा, माते तमा और नदी तमा, इन शब्दों का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है।
ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद काल के अंदर आप जानते हैं दोस्तों, वैसे देखा जाए सबसे पवित्र नदी है, लेकिन महत्वपूर्ण में अगर देखा जाए ऋग्वेद में जरूर इसे क्या पुकारा गया है, ऊपर लिख देता हूं, ऋग्वेद में कहा गया ये बातें। ऋग्वेद अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पवित्र बोला गया, इसे सबसे पवित्र नदी कहा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं सबसे पवित्र के अलावा कि यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी बताई गई है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण। ऋग्वेद को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया। अब आप कहोगे तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया सिंधु नदी को। सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको बताया गया है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सिंधु को। और ऋग्वेद के अंदर कहते हैं 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का भी उल्लेख है, ध्यान रखना दोस्तों। ब्रह्मपुत्र, लोहिताश, पता नहीं ऐसा करके एक नाम दे रखा है, लोहितिया, पता नहीं लोहिताश, ऐसा नाम ब्रह्मपुत्र का भी दिया गया है। गंगा का है, यमुना का है, सरस्वती का, इन सभी नदियों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी बताई गई। क्योंकि पहले पर कौन सी बताई गई है? तो पहले पर आपकी नदी बताई गई है दोस्तों, ध्यान रहे, सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें सरस्वती नदी से संबंधित, तो सरस्वती नदी के बारे में आप अच्छे रूप से जानते हैं कि जो सरस्वती नदी है ये रियल के अंदर दोस्तों हमारे जो हिमाचल प्रदेश है, इसके सिरमौर जिले के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है, यहाँ से प्रवाहित होती हुई हरियाणा में यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। फिर आदि बद्री से होती हुई यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से पिहोवा, पिहोवा से ये चली जाती है पंजाब के अंदर। फिर दोस्तों कैथल और इनके अंदर नहीं आती, ये सीधी फतेहाबाद से एंटर करती है। यानी यहाँ पर ये घग्गर में जाकर मिल रही है, पिहोवा से होती पंजाब में जाती है और बाद में घग्गर में मिल जाती है। आप जानते हैं सरस्वती नदी जो है, तो इसका जो हरियाणा के अंदर जो मतलब कि प्रवाह क्षेत्र है वो सिर्फ अपने 2 ही जिलों के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है। यहाँ दोस्तों ये कहा जाता है हमारे कहां पर है, सॉरी 3 जिलों में, यमुनानगर में है, उसके बाद ये हमारे कहां पर है, तो हम कहते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र दूसरा कुरुक्षेत्र में, उसके बाद फतेहाबाद के अंदर भी इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं सरस्वती नदी के किनारे बनावली है, ये जो प्रमुख सभ्यता स्थल रहे, हड़प्पा सभ्यता स्थल जैसे बनावली है या कुणाल है या भिड़ाना है, ये जो स्थल है ये सारे के सारे बनावली और ये सारे ये हमारे सरस्वती नदी के तट पर ही विकसित हुए थे। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। तो यहां पर इस बात का हमें पता चल रहा है, सरस्वती नदी वैसे देखा जाए तो ये टांगरी, मारकंडा, ये सारी इसी की सहायक नदियां थी, भेणी वगैरह। लेकिन वर्तमान में वो किसकी सहायक नदियां हैं? वो वर्तमान के अंदर सारी घग्गर की सहायक नदियां हैं। वर्तमान में इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती पुनर्जीवित योजना भी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। 2015 में सरकार ने इस योजना को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना शुरुआत की थी 2000 अप्रैल के महीने में 2015 के अंदर सरकार का पूरा प्रयास था। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, सरस्वती नदी के लिए सबसे ज्यादा पुनर्जीवित करने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयास रहा है वो प्रयास किया था दर्शन लाल जैन ने, जिनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों। दर्शन लाल जैन, आज वर्तमान में उन्हीं के नाम पर दर्शन लाल जैन पुरस्कार शुरू किया जा चुका है, जो कि एक पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। यहां पर हमने बात की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? यहां पर है छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है। तो आपके सामने है, पहला है दोस्तों ये जो उपनिषद आपके, इस उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते दोस्तों हमारा ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, जो अशोक स्तंभ है उसके साथ लिखा हुआ है नीचे, आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। और ये जो उपनिषद है ये उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है, ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। और छांदोग्य उपनिषद उसमें तीनों प्रकार के जो आश्रम, ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ये सारे इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। कठोपनिषद के अंदर यम और नचिकेता के दोस्तों आपस के अंदर जो बात की गई उसका उल्लेख मिलता है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो सत्यमेव जयते हमें शब्द कहां मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है, बस इतना ध्यान रख लेना, और इसमें कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा वेदांग नहीं है? तो हम कहेंगे दोस्तों इनमें से आगम एक वेदांग नहीं है। क्या है? आगम एक वेदांग नहीं है। पहली बात, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग होते हैं 6। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक होता है शिक्षा, एक होता है दोस्तों हमारा व्याकरण, एक होता है कल्प, एक होता है निरुक्त, एक होता है ज्योतिष, एक होता है छंद। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं इनमें आगम नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। यानी शिक्षा भी आएगा, व्याकरण भी आएगा। तो शिक्षा भी आ गया, एक हमारा दोस्तों व्याकरण भी आ गया, और 3 यहां पर लिखे ही हुए हैं। कौन कौन से? ज्योतिष लिखा है, कल्प लिखा है, निरुक्त लिखा है, और ये सारे लिखे। और एक मैं और लिख देता हूं, छंद। तो 3 तो ये वाले हो गए, 3 तो ये हो गए, और 3 ये हो गए। टोटल 6 वेदांग होते। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो आगम एक वेदांग नहीं है, यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। अब आप कहोगे कि वेदांग होते क्या हैं?
आपके मन में आएगा सर ये वेदांग होते क्या हैं, तो मैं ये कहूंगा वेद, वेद जो हमारे वेद लिखे गए हैं वो वैद्य की बात नहीं कर रहा, वेद की बात कर रहा हूं। 4 वेद हैं, आप जानते हैं ऋग्वेद है, जैसे आप जानते हैं दोस्तों यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन चारों वेदों के अंदर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनको आमतौर पर हम नहीं समझ सकते, तो ध्यान रखना वेदों के अर्थों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की रचना क्यों की गई है, तो वेदांग की रचना इसलिए की गई है ताकि हम वेदों के अर्थों को अच्छे रूप से समझ सके। तो ध्यान रखना वेद में जो बताए गए अर्थ हैं, वेदों के अर्थों को, वेदों के अर्थों को अच्छे से समझने के लिए, वेदों के अर्थों को अच्छे से समझने के लिए इनकी रचना की गई है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना, वेदों के अर्थों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। तो ये हमारा दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं। हरियाणा शहरी प्रशासन व शहरी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा शहरी, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों हमारे हरियाणा शहरी व प्रशासन व शहरी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई कब है, इसका काम क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये तमाम चीजें हम देखने वाले। इसका गठन दोस्तों 13 जनवरी 1977 को किया गया था। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होता है और वर्तमान में इसमें 9 सदस्य हैं। तो ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना पर हम चर्चा करते हैं। तो स्थापना में 13 जनवरी 1977, 13 जनवरी दोस्तों कब हुई है, तो हम कहेंगे 13 जनवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई है। सबसे पहला काम 13 जनवरी 1977। फिर आता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष हम कहेंगे दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है इसका अध्यक्ष? मुख्यमंत्री होता है। फिर आता है इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, इसका उपाध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो हम कहेंगे इसका उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? मुख्य सचिव। जैसे वर्तमान में संजीव कौशल हैं, संजीव कौशल हैं, ये बात आप अच्छे रूप से जानते हैं। और इसके में टोटल कितने सदस्य कितने होते हैं, तो हम कहेंगे इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? वर्तमान में 9 सदस्य हैं। अब आपको इसका काम क्या है, तो इसका काम एक ही है और वो काम है दोस्तों शहरी विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करना। यानी राज्य के अंदर जितने भी शहर हैं उन शहरों को विकास से संबंधित जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजना लाई जाती है उनको क्रियान्वित करना। तो शहरी विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करना, उद्देश्य लिख देता हूं यहां पर मैं, शहरी विकास से संबंधित, शहरी विकास से संबंधित, शहरी विकास से संबंधित योजनाओं को, शहरी विकास से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना। क्या करना? क्रियान्वित करना। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो ये हमने यहां पर अच्छे रूप से देख लिया है, क्रियान्वित करना, ये हमने बात कर ली। अब आप कहोगे कि इसके अंदर क्या मतलब शाखाएं हैं, क्या काम है और इसके केंद्र कितने हैं, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों इसके क्षेत्रीय कार्यालय और वो भी खास करके प्रशासन केंद्र वो 5 है और क्षेत्रीय अधिकारी इसके अंदर 18 कार्यरत रहते हैं। इसके अंदर हम क्षेत्रीय कार्यालय देखते हैं, इसके कार्यालय कितने हैं ये हमें गौर से देखना होगा। तो इसके कार्यालय देखते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, रीजनल हेडक्वार्टर कितने हैं, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 5। यानी पूरे हरियाणा के अंदर इसके टोटल कितने कार्यालय हैं? 5 कार्यालय हैं जो इसके प्रशासन को संभालते हैं। एक फरीदाबाद में है, एक गुरुग्राम में है, एक हिसार में है, एक पंचकुला में है, एक रोहतक में है। तो आइए बात करते हैं। एक तो है हिसार में, एक है रोहतक में, एक है पंचकुला में, एक पंचकुला में है, एक है गुरुग्राम में, एक है फरीदाबाद में, एक कहां पर है? फरीदाबाद में। ये लीजिए, तो इसके 5 कार्यालय हैं, 5 के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे चलो ठीक है, अब हम एक और देखते हैं। ये तो हमने एक संस्थान देख लिया, एक हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के बारे में और बात कर लेते हैं। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। अगर हम हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के बारे में बात करें, ये हाउसिंग बोर्ड क्या है, तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है हरियाणा हाउसिंग जो बोर्ड है उसकी 1971 के अंदर हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की जो धारा है उसके 20 उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। रियल के अंदर हम बात करें दोस्तों, इसका जो अधिसूचना है वो 1971 में जारी हुई थी। यानी इसकी स्थापना, इतना मान लेना, किसकी स्थापना कब हुई है, इसका काम इसकी स्थापना हुई है 1971 के अंदर। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो ये हमने यहां पर बात कर ली है 1971 के बारे में।
अब आप कहोगे कि यहां पर 1971 काम क्या है, तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का मतलब हरियाणा के अंदर जो सरकारी जितने भी कार्यालय वगैरह बनाए जाते हैं, जितने भी दोस्तों सरकार के द्वारा लोगों को घर बनाकर दिए जाते हैं, यानी सरकार के द्वारा जो बिल्डिंगें बनाई जाती है, सरकार के द्वारा जो बिल्डिंगें बनाई जाएगी वो सारी की सारी इसी के द्वारा बनाई जाएगी। कमजोर वर्गों के लिए घर बनाकर देते हैं अक्सर, वो सारे यही बनाकर देता है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से, उनको डिजाइन करना या बाद में उन्हें सेल कर देना या लोगों को उपलब्ध करना, ये सारा काम ही इसका है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बागवानी प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय किस जिले में? हरियाणा राज्य बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों हरियाणा राज्य बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, एक तो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, वो तो हमारे पड़ता है गुरुग्राम जिले के अंदर। ये प्रशिक्षण संस्थान की बात कर रहा है। तो सिंपल से पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं। इसकी स्थापना 1998 में करनाल के अंदर विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों करनाल के अंदर की गई थी और 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंदर दोस्तों सहयोग किसने किया था? हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार का सहयोग किया था विश्व बैंक ने। सहयोगकर्ता कौन रहा है? तो हम कहेंगे सहयोगकर्ता रहा है वर्ल्ड बैंक दोस्तों। विश्व बैंक ने हमारी इस चीज के अंदर सहायता की थी। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है हरियाणा राज्य बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, तो आप बता दीजिए करनाल में है, 1998 में इसकी स्थापना हुई है। सहयोगकर्ता कौन है जिसने स्थापना में सहयोग दिया है? तो वो हम कह देंगे दोस्तों विश्व बैंक है। अब आपको भी ठीक है, हरियाणा नॉर्मल से तरीके से और बात करें तो ये जो प्रशिक्षण संस्थान है ये किसके तहत रहते हुए काम करता है? तो हरियाणा में क्या था 1990-91 तक हरियाणा बागवानी जो विभाग है और हरियाणा जो कृषि विभाग है पहले एक हुआ करते थे। 1966 से लेकर दोस्तों 1966 से लेकर 1991 तक का जो मतलब सफर रहा है, वहां तक 1966 से 91 तक दोस्तों हमारे क्या था? एक ही विभाग होता था हरियाणा में, कृषि विभाग, एक ही विभाग होता था। बाद में क्या हुआ दोस्तों? कृषि विभाग का 1991 के अंदर विभाजन किया गया। 1991 में दोस्तों इसका विभाजन किया गया और इसे दो भागों में बांट दिया गया। कृषि विभाग को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कृषि विभाग को अलग कर दिया गया और बागवानी विभाग को अलग कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है बागवानी विभाग कब बना है, तो आप कह देना बागवानी विभाग 1991 मिले तो ठीक, 91 न मिले तो 92 मत करना, 90 सिलेक्ट करना होगा। फिर 1990-91 के अंदर ये लीजिए 1990-91 तक तो बागवानी विभाग की स्थापना कब हुई? 1990-91। जो वर्तमान में जो हरियाणा राज्य बागवानी प्रशिक्षण संस्थान है ये इसी के अधीन रहते हुए कार्य करता है। किसके अधीन? हरियाणा जो ये बागवानी विभाग है इसके तहत रहते हुए कार्य करता है। अब आप कहोगे अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल यही बात है, सिंपल सा तरीके से हमने देखा है। अब आप कहोगे बागवानी विभाग का काम क्या है? तो हमारे हरियाणा में जो फूल है, फल है, सब्जी है, इनके उत्पादन, इनके रख रखाव, इनकी औषधीय सुगंधित पौधों का प्रबंधन करना, ये इसका काम है। हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देना इसका काम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बागवानी से संबंधित बात आई है तो क्यों न हम और बातें कर लें। आपसे पूछा जाए हरियाणा में पहला बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां है? हरियाणा में दोस्तों बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो देखते हैं आप में से कौन कौन सा विद्यार्थी है जो इनके बारे में बता पाएगा। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों हरियाणा के अंदर वो भी पहला उत्कृष्टता केंद्र है। ये आप सभी को अच्छे रूप से बताना है। इतना बता देता हूं, भिवानी जिले के अंदर है। गांव चलो आप बताना, पहला है जिले का नाम मैं बोल देता हूं यहां पर, ये लीजिए। वो हो सकता आप में से उसी गांव का कोई विद्यार्थी मुझे देख रहा हो। तो भिवानी जिले से ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कौन से गांव में है वो गांव आप बताओगे दोस्तों, वो गांव आप बताओगे। ये लीजिए गांव आपको बताना है, ठीक है। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे पिछले दिनों अगर हम बात करें हरियाणा सरकार ने क्या किया, राज्य के अंदर जो किसान हैं वह बागवानी फसलों को काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी बीमा योजना शुरू कर दी गई, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। उसके अंदर सब्जियों की 9 और फलों की 17 किस्में शामिल है। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। वर्तमान के अंदर उसमें टोटल 47 फसलों को शामिल किया गया बागवानी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो मान लीजिए कोई किसान इसके तहत पंजीकरण करवा लेता है तो फिर फसल अगर खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा राशि मिलती है और कुछ नहीं है। और आपसे पूछ ले कि बागवानी राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो ये आप सभी जानते हैं ये कहां पर है? राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये हमारे गुरुग्राम में पड़ता है, ये हमारे गुरुग्राम में है।
राष्ट्रीय स्तर का है जो, ये लीजिए। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इतिहास का कौन सा काल लिखित साधनों पर निर्भर था? इतिहास का कौन सा काल, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा काल है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, हमारे कई काल आए हैं। अब यहां पर ऑप्शन दे रखा है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास दोस्तों उत्खनन के अंदर जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं पर निर्भर है, लिखित वर्णन नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लिखित वर्णन नहीं है। ऐसा काल जिसका कोई भी क्या है, लिखित वर्णन नहीं मिलता, लिखित वर्णन नहीं मिलता, ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। उत्खनन के दौरान ही साक्ष्य मिलते हैं। इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं, तो हम कहेंगे उत्खनन से मिलते हैं। उत्खनन के दौरान, उत्खनन के दौरान साक्ष्य मिलते हैं। उत्खनन के दौरान क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ये लीजिए, तो प्राग ऐतिहासिक काल है वो तो आपको पता चले। ये क्या कह रहे हैं, लिखित साधनों पर निर्भर था, तो ये तो लिखित है ही नहीं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तीन होते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, होता है ऐतिहासिक। एक आता है आद्य ऐतिहासिक। दोस्तों ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ने में असफल है। अभी तक पढ़ने में असफल है, यानी सफलता नहीं मिली है, समझ ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है। फिर आता है ऐतिहासिक काल। अब ऑप्शन ये दोनों गलती है, इतिहास काल, ऐतिहासिक काल गलत है। ये या तो ये लिख देना था उपयुक्त में से कोई नहीं, और मैं लिख देता हूं, अगर उन्होंने नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये लीजिए। तो इनमें से हमारे दोस्तों जो ये वाला है कौन सा, ऐतिहासिक काल, इसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साधनों पर इसका पूरा का पूरा हमें पता है, और इसको पढ़ने में भी हम सफल रहे हैं, पढ़ने में भी हमें सफलता मिली है। इसके अंदर जितने भी साहित्य वगैरह है वो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो आंसर क्या है, ऐतिहासिक। इसका लिखा हुआ हम पढ़ भी रहे हैं, तो ये हमने देख लिया। यहां पर आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा सिंचाई। सबसे पहले दोस्तों हम सिंचाई की बात करें तो सिंपल सा आप जानते हैं हरियाणा के अंदर सिंचाई के तीन साधन है, नहर, नलकूप और अन्य। तो आइए हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर सिंचाई के साधनों की बात करते हैं। हरियाणा में जो साधन है सिंचाई के साधन, हरियाणा में सिंचाई के साधन, तो हरियाणा में सिंचाई के कितने साधन हैं, कौन कौन से साधन हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हरियाणा में सिंचाई के जो साधन हैं उन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो सिंचाई का साधन है नहरें, कौन है, नहरें हैं। एक सिंचाई का साधन है नलकूप, नलकूप। एक आता है अन्य संसाधन, यानी तालाब है, कुएं हैं, जो भी। तो ये तीन साधन हैं। सबसे पहले नहरें बात करते हैं। हरियाणा में दोस्तों 48.36% भाग पर, 48.36% भाग पर जो सिंचाई होती है वो नहरों के माध्यम से होती है। 51.12% पर, दोस्तों ध्यान रखना कितने पर, 51.12% भाग पर जो सिंचाई होती है वो आपकी होती है नलकूप के माध्यम से। फिर आती है 0.52% भाग पर, कितने पर, 0.52% भाग पर जो सिंचाई होती है वो सिंचाई होती है दोस्तों अन्य संसाधनों के माध्यम से। तो ये हरियाणा में सिंचाई के साधन मैंने आपको बता दिए क्या है हरियाणा में सिंचाई के साधन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो हरियाणा है दोस्तों ये भारत में दूसरा सर्वाधिक सिंचित राज्य है। सर्वाधिक सिंचित राज्यों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर पंजाब आता है, सर्वाधिक सिंचित राज्य। सर्वाधिक जो सिंचित राज्य हैं, सर्वाधिक सिंचित राज्य, तो सर्वाधिक सिंचित राज्यों में पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है पंजाब, और दूसरे पर कौन सा आता है, दूसरे पर आता है हरियाणा। अब ये क्या कह रहा है कि हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो आइए हम बात करते हैं नहरें, और नहरों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो सिरसा जिले में होती है। हरियाणा में नहरों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचाई है
वो कहां पर होती है? सिरसा जिले में होती है। और न्यूनतम सिंचाई नहरों के द्वारा कहां पर होती है? तो हम कह देंगे पंचकुला में होती है। कहां पर होती है न्यूनतम सिंचाई? तो न्यूनतम सिंचाई होती है पंचकुला में। ये लीजिए, कहां पर होती है? पंचकुला में होती है। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। अब यहां पर आपके ऑप्शन दे रखा है सिरसा, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो ये लीजिए सिरसा के अंदर होती है। ये बात हमने यहां पर देखी। अब आप ये कहोगे कि चलो हमने ये माना, लेकिन अगर हम बात करें नलकूप, ये नहरों के माध्यम से हम बात करें, नलकूप के अंदर हरियाणा कौन से स्थान पर है? दोस्तों आपको ध्यान रखना, नलकूपों के अंदर सिंचाई नहरों के माध्यम से तो हम दूसरे पर, नलकूपों के माध्यम से हम चौथे नंबर पर। हरियाणा में आपसे यह पूछ ले कि नहरों द्वारा नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? हरियाणा में नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो हम कहेंगे नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है कैथल में। नलकूप के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है हरियाणा में, वो होती है कैथल के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर हमारे इनके माध्यम से न्यूनतम सिंचाई होती है, न्यूनतम सिंचाई, तो न्यूनतम सिंचाई होती है पंचकुला में। पंचकुला के अंदर न्यूनतम सिंचाई होती है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो ये हमने यहां पर बात की। अब आप ये कहोगे कि चलो हमने ये मान लिया, सिंचाई के लिए प्रमुख प्रमुख नहरें कौन सी है? हरियाणा के अंदर मैं नहरों की बात करूं दोस्तों, तो एक तो आप जानते हो पश्चिमी यमुना नहर है। पश्चिमी यमुना नहर, मेरे हिसाब से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो जानता नहीं होगा पश्चिमी यमुना नहर। तो हम कहेंगे जो पश्चिमी यमुना नहर है दोस्तों, यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है और सबसे बड़ी नहर यही है। हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, सबसे पुरानी भी यही है और सबसे बड़ी भी यही नहर है। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नहर, पहली बात। दूसरे नंबर पर जो मुख्य नहर आती है वो आती है भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर से बाद में कुछ नहरें और निकाल दी गई, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों हमारे छोटी छोटी बहुत सारी नहरें हैं। पहली बात भिवानी नहर है, लोहारू नहर है, शिवानी बोल दो, भिवानी बोल दो। तो लोहारू नहर को वैसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, और आपकी जो शिवानी नहर है उसे चक्रवर्ती नारायण नहर भी कहा जाता है। एक आप जानते हैं दोस्तों हमारे और नहर है जो रेवाड़ी की ओर जाती है, लेकिन करती है वो भिवानी में सिंचाई है। तो बहुत सारी नहरें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जिसे हम इंदिरा गांधी नहर यानी हरियाणा की लोहारू नहर बोलते हैं, लोहारू नहर में पानी इसी से जाता है, लोहारू नहर हो गई। और हम बात करें शिवानी नहर, जिसे चक्रवर्ती नारायण नहर भी कहते हैं, शिवानी नहर, शिवानी, ठीक है, इसे हम चक्रवर्ती नारायण नहर कहते हैं, चक्रवर्ती नहर, चक्रवर्ती नहर। इसे हम हरियाणा की इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। अब आप कहोगे सर मेन जो इंदिरा गांधी नहर है, जिसे वर्तमान में राजस्थान कैनाल के नाम से जानते हैं, क्या वो हरियाणा से गुजरती है? जो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो भारत में सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये परियोजना की लंबाई दोस्तों हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में केवल सिरसा से होकर गुजरती है, और सिरसा में इसकी लंबाई केवल ही 15 किलोमीटर है। बाकी और भी नहरें जैसे गुरुग्राम नहर है, जो गुरुग्राम और नूह के अंदर दोस्तों सिंचाई करने का काम करती है। तो बहुत सारी नहरें, कोई एक नहर नहीं है। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से बता दिया है। अब आप कहोगे चलो ये सारी बातें मानी, हरियाणा के अगर हम क्षेत्रों के अनुसार देखें, हरियाणा का उत्तरी पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, रेतीला भाग, इन सभी के अंदर हम बात करें तो हरियाणा के दोस्तों, अगर हरियाणा में हम क्षेत्र देखें तो हरियाणा के कौन से क्षेत्र में किस चीज से सिंचाई होती है? सबसे पहला पूछा जाता है कि हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में जो सिंचाई होती है वो किस उत्तरी पूर्वी भाग में? तो उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों जो सिंचाई है वो केवल पूरी की पूरी वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है दोस्तों, क्योंकि यहां पर नलकूप बहुत मतलब की गहराई में, पानी बहुत गहराई में मिलेगा, नहरों के माध्यम से सिंचाई हो नहीं सकती, ढलान युक्त तो एरिया है, तो केवल दोस्तों वर्षा पर निर्भर है, या नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना जो अंबाड़ा के अंदर है। फिर आता है दोस्तों मध्यवर्ती भाग। हरियाणा का जो मध्यवर्ती भाग है वो दोस्तों सभी तरीके से सिंचाई करता है, नलकूप से भी लाभ ले लेता है, नहरों का भी लाभ ले लेता है, नलकूप हो गया, नहरें हो गई और कुएं हो गए, सभी से ही। तो नलकूप और नहरों, यहां पर जो सिंचाई होती है किसके माध्यम से होती है? नलकूप, नहरों, कुओं, सभी के द्वारा सिंचाई होती है। ये लीजिए, अगला जो आता है वो आता है दोस्तों हमारा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, और दक्षिणी पश्चिमी पर भी दक्षिणी भाग पर भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे रेतीले भाग पर भी बात करेंगे। दक्षिणी हरियाणा पर बात करते हैं। दक्षिणी हरियाणा में नहरें हैं, दक्षिणी भाग में नहरें भी है, नलकूप भी है।
नहरें भी है, नलकूप भी है और नहरें भी है। और लेकिन हमारे अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में, तो यहां पर जो सिंचाई होती है दक्षिणी पश्चिमी में, ये फवारा पद्धति से होती है। कहां पर होती है? फवारों से होती है, फवारों से सिंचाई होती है। और फवारों से सिंचाई में सबसे ज्यादा कहां होती है फवारों से सिंचाई? तो सबसे ज्यादा रेतीला भाग कहां पर है? भिवानी में है। तो सर्वाधिक फवारों से सिंचाई कहां पर होगी? भिवानी के अंदर ही होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लीजिए, तो ये हमने फवारों वाली भी बात है जो हमने कर ली है यहां पर। तो आइए आगे बढ़ता हूं। तो मैंने यहां पर आपको हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है, सारी बात आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष अधिसूचित किया गया? मनरेगा की बात हो रही है यहां पर। नरेगा बाद में उसका महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया तो मनरेगा कर दिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया? तो सिंपल से तरीके से अगर इस योजना के बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं 2007 के अंदर, वैसे भारत सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लेकर आए थे और इसी अधिनियम के तहत दोस्तों आपके ये योजना प्रारंभ की गई थी। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। तो हम यहां पर बात करें तो हमारे हरियाणा सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा तो 2005 में, भारत सरकार ने तो कब अधिसूचित किया था? भारत सरकार इसके लिए अधिनियम लेकर आई थी 2005 में, जबकि हरियाणा सरकार लेकर आई थी दोस्तों 2007 में। हरियाणा सरकार ने, हम बात करते हैं तो 2007, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2007 होगा। अब आपको अच्छे रूप से एक चीज ध्यान रखनी है। आपसे अगर यह पूछा जाता है कि चलो ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे पहले इसे लागू कहां किया गया, तो हम कहेंगे दोस्तों हरियाणा के अंदर वैसे 2009 में पूरे हरियाणा में लागू हुई थी। सबसे पहले हमारे सिरसा में और नूंह जिले में लागू हुई थी। सर्वप्रथम इसे 2007 में जब लागू किया गया था, तो दोस्तों सर्वप्रथम इसे कहां पर लागू किया गया था? हरियाणा के एक तो सिरसा जिले के अंदर लागू किया गया था और एक इसे हरियाणा के नूंह जिले में लागू किया गया था। पूरे हरियाणा में एक साथ कब लागू किया गया, यानी पूरे हरियाणा में? तो पूरे हरियाणा में तो दोस्तों 2000, आपको ध्यान रखना है, पूरे हरियाणा में तो इसे 2009 में लागू किया गया है। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। और मनरेगा के तहत मजदूरी देने वाला जो राज्य है हरियाणा, सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? वो हरियाणा ही है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये हमारा दोस्तों 14वां क्वेश्चन था। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य योग से संबंधित आयोग बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे दोस्तों पहला ही राज्य है। हरियाणा ने अभी हरियाणा योग परिषद बनाई, फिर हरियाणा योग आयोग बनाया, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये पहला राज्य है। पहले हमारे हरियाणा के अंदर एक बनाया गया हरियाणा योग परिषद, हरियाणा योग परिषद बनाई गई थी, आप अच्छे रूप से जानते हैं। और उसके बाद में हमने हरियाणा योग आयोग बनाया है। ये जो परिषद बनाई गई थी ये तो कब बनाई गई है? तो परिषद दोस्तों 2019 के अंदर बना दी गई थी। परिषद तो हमने 2019 में बनाई है, जबकि जो ये आयोग है ये 7 अप्रैल 2021 को बनाया है। ये कब बनाया था? 7 अप्रैल 2021 को बनाया था। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हरियाणा योग आयोग पंचकुला में, और जगदीप आर्य इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना है, इस आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पंचकुला में पड़ता है। पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जगदीप आर्य हैं। कौन है? जगदीप आर्य। अब आप कहोगे हरियाणा के अंदर इतना योग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? तो हम कहेंगे हरियाणा में योग को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि हरियाणा, जो व्यक्ति भारत के अंदर योग को बढ़ावा दे रहा है इतना ज्यादा, वो है ही हरियाणा से। और आप जानते हैं अच्छे रूप से कि मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं वो। हालांकि मैं योग की बात करूं, योग शब्द दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन। योग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर के शरीर एवं चेतना का मिलन या उसे एकजुट होना। अब बात आती है दोस्तों जो योग है, अंतर्राष्ट्रीय आजकल तो योग दिवस और बना रहे हैं। तो हम बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तो संयुक्त राष्ट्र महादिवस का, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका 69वां दोस्तों सम्मेलन चल रहा था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों हमारे
अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया। बाद में 11 दिसंबर 2014 वो तारीख है जब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 2014 की बात कर रहा हूं, 69वां सम्मेलन उसी दौरान चल रहा था। 11 दिसंबर 2014 वो तारीख थी दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दे दी थी। और पहला योग दिवस दोस्तों 2015 में बनाया गया था। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। अब 21 जून को ही क्यों बनाया जाता है, खास क्या है? आप जानते हैं 21 जून वो तारीख है दोस्तों, साल के अंदर 4 तारीखें बड़ी फेमस है। 21 मार्च, 21 जून, फिर आता है दोस्तों हमारे 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच आप जानते हो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा यहां पर हम बना लेते हैं कर्क रेखा। क्या है? ये है कर्क रेखा। और यहां पर आती है मकर रेखा। अगर हम बात करें हमारे, तो दोस्तों सूरज की जो किरणें हैं हमारे 21 जून को कहां पर होती है? 21 जून को होती है कर्क रेखा पर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूरज धीरे धीरे करके दोस्तों क्या होने लगता है? हमारे 23 सितंबर को होती है भूमध्य रेखा पर, इसके बाद दक्षिणायन हो जाता है। और 22 दिसंबर को दोस्तों आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है, मकर रेखा पर होता है। और 21 मार्च को वापस कहां आ जाता है सूरज? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, फिर वापस जून, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर इस प्रकार यानी सूर्य की किरणें हैं वो ऊपर नीचे गिरती रहती है। ये सूरज हिल नहीं रहा है, ये हमारी पृथ्वी ही क्या है, हमारे अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्ष पर पूर्व के अंदर झुकी हुई है। इस वजह से ये सारा हो रहा है। अब सुनिएगा इसके अंदर इसका फर्क क्या है। भारतीय जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा, उसमें यह कहा जाता है कि 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिण की अंदर जाने लगता है। 21 जून यहां पर है, अब धीरे धीरे सूरज दक्षिण में जून के बाद नीचे जाने लगेगा। और जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो आध्यात्मिक विद्या का सबसे बेहतरीन जो समय होता है, आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने का जो सबसे बेहतरीन समय है वो दोस्तों जब सूर्य दक्षिणायन होने लग जाए उसी समय माना जाता है। इसीलिए हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बना रहे हैं। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बात की है। तो ये सारी बातें आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में मैंने आपको बताया। और पहला योग दिवस कब बनाया गया था वो थोड़ा ध्यान रख लेना। पहला योग दिवस, तो पहला योग दिवस दोस्तों बनाया गया है 2015 के अंदर। पहला योग दिवस कब बनाया गया है? 2015 में बनाया गया है। ये लीजिए। तो आज हम इतनी बात करेंगे। आप सभी ने प्रेम से बनाए रखा और आपको क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं। प्रेम से बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।